नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट का फेसबुक लाइव और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा नादिया ज़ीशान साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट हैं कुवैत में। जो हमारा एक क्लब चल रहा है जिसका नाम है टोस्ट मास्टर, खुश बयान टोस्ट मास्टर की ये प्रेसिडेंट भी हैं। उसके अलावा आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी हैं। और सबसे पहले मोहतरमा, आपको खुशामदीद। और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि खुश बयान टोस्ट मास्टर बेसिकली है क्या? Thank you very much, Ali Kazmi. वालेकुम अस्सलाम। टोस्ट मास्टर बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड, जो कि हेल्प करता है पूरे दुनिया में। उसका मेन पर्पस ये है कि कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप को प्रमोट करना। और पूरी दुनिया में इसके हजारों में, लाखों में वो हैं, क्लब्स हैं जो कि लोगों को हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स को हेल्प बढ़ाने में। अच्छा, अब ये हम खुश बयान की बात करें तो खुश बयान क्लब जो है ये बेसिकली 3 लेडीज़ हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था। और मेन पर्पस उसका यही था कि जो हमारे घर में ख़वातीन हैं, मतलब उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती ग्रो करने के लिए या अपने आप को ग्रूम करने के लिए। सो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम जो लेडीज़ हैं वो अपनी ग्रूमिंग कर सकें, अपनी स्पीकिंग बढ़ा सकें, जो कि उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर मैं खुशबयान की बात करूँ तो 3 लेडीज़ का नाम मैं ज़रूर लूँगी, समीना मुज्तबा, कनीज़ इकबाल और सादिया। जी। ठीक है, तो मुझे नादिया ज़ीशान साहिबा ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तानी मौजूद हैं इस वक्त कुवैत में, तो उसको उनको किस तरह से हेल्प आउट करता है टोस्ट मास्टर खुश बयान जो है? ये मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि खुश बयान जो है, वाहिद पाकिस्तानी क्लब है पूरे कुवैत के अंदर। और हमारे क्लब में 90% जो है पाकिस्तानी हैं। और हम इस तरह ये करते हैं, जब हमारी माहाना जो है हमारी 2 मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर हम सब जो है मिलके एक एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा एक सोशल गैदरिंग भी होती है, जिसमें किसी न किसी ठीक है। तरीके से हम एक-दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो मतलब किसी को जॉब्स रिलेटेड है, एक सोशली हम कनेक्टेड हैं आपस में पाकिस्तानी कुवैत के अंदर। ठीक है। ये तो अच्छी बात है। अब नज़ीर ज़ीशान साहिबा, आप खुद भी एक खातून हैं और पाकिस्तान बीइंग अंडर डेवलप्ड कंट्री और एक तरक्की पजीर मुल्क है। अब तो और मुझे ये बताइएगा कि आप क्या देखती हैं कि खवातीन को जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या वो कहती हैं कि हमें उस तरह के हकूक नहीं मिल रहे, तो बीइंग वुमेन आप किस तरह से इस चीज को देखती हैं? देखिए अली साहब, सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने अंदर एक डेवलप करना है कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर हम्म, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं खुद एक वर्किंग वुमन हूँ। मेरी एक बेटी है, और मैं साथ खुश बयान क्लब को रन भी करती हूँ। और इसके अलावा मेरी अपनी एक मतलब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो वहाँ पे मैं वीडियोज़ अपनी मैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ पार्टिसिपेट करती हूँ। सो ये सब चीज़ें लेके यहाँ से स्टार्ट हुई है, जब मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है, मैं कर सकती हूँ। और जैसे-जैसे सही। जब आप कोशिश करते हो तो अल्लाह भी आपके लिए रास्ते बनाता है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो जैसे हमें लाइफ में अपॉर्च्युनिटी मिले, हमें ज़रूर अवेल करनी चाहिए। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी हैं और आजकल जो हालात वाक़यात चल रहे हैं कि कोरोना का भी इश्यू है और फेस मास्क जो है अब तो मोस्टली पब्लिक गैदरिंग में जो है वो पहनना के लिए कहा जा रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी हमने भी देखा है, सोशल मीडिया पे चल रही है कैंपेन के ख़वातीन को इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो कहती हैं कि हम लोग अब मेकअप उस तरह से नहीं कर सकती। आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं ब्यूटी की, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, जब हम मास्क लगाते हैं फेस के ऊपर, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मास्क के ऊपर आपकी वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब आना शुरू हो जाती हैं। सो उसके लिए बेस्ट ये होता है बिल्कुल। कि सेटिंग स्प्रेज़ हैं, और अपनी आइज़ को आप एनहांस रखें, और बाकी जो आपका जो जितना ओपन फेस है उसको आप एनहांस करें, ताकि आपकी जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। अदर देन दैट ये है कि इसकी डिफरेंट टिप्स हैं जो कि मैं देती रहती हूँ अपने फॉलोअर्स को। सो इंशाल्लाह जी, जी। फ्यूचर में भी जो भी हुआ तो मैं नहीं, अपडेट एक एक अभी बिल्कुल अभी क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा-सा है, तो मैं ये कहूँगा कि 1-2 टिप्स जो है ना वो आप ज़रूर शेयर करें हमारी जो देखने वाली ख़वातीन हैं, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँच जाए कि किस तरह से इस जो है पैंडेमिक में अपने आप को वो मज़ीद सँवार सकती हैं।
मज़ीद सबसे पहले कि अपनी स्किन का ख़्याल रखें, जितनी आपकी अच्छी स्किन होगी, उतना ज़्यादा ग्लो आपके फेस के ऊपर आएगा, आपको बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ेंगी फेस के ऊपर। और दूसरा ये होता है कि जैसे प्रोडक्ट्स जो भी आप लेते हैं, उसके सेटिंग स्प्रेज़ होते हैं, जो आपके मेकअप को खराब नहीं होने देते। दे आर लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर्स के लिए होते हैं। सो वो ज़रूर यूज़ करें, ओवरडू ना करें आप लिपस्टिक को या अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, जितना मिनिमम रखेंगे, उतना लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप रहता है। अच्छा, अब मुझे एक और जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये राइज होता है कि जिस तरह मैंने बताया पैंडेमिक है और हर तरफ, और क्योंकि आप भी बीइंग आपकी भी क्योंकि बेस जो है वो पाकिस्तान से है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब हमारी खवातीन को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बड़ी बड़ी, अब फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का क्लब जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या समझती हैं कि अपॉर्चुनिटीज में कमी है या टैलेंट में कमी है? मेरा ख़्याल से यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है कि अंडरस्टैंडिंग की। टैलेंट तो है हमारे पास, हम्म, लेकिन हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ हमें नज़र भी आ रही होती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर आती हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, एज़ सून एज़ आपको अपॉर्च्युनिटी नज़र आए, जस्ट अवेल दैट। ठीक है। तो मुझे एक और भी आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप हमारे जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्कि एक एग्जाम्पल है दूसरी, जो हमारी खवातीन, हमारी जो यंग अब जनरेशन आ रही है, उनके लिए आप लोग एक किस्म की आप लोगों के वो फॉलो अप करेंगे, क्योंकि जो आप लोग जिन डिफिकल्टी से गुजरे हो, शायद वो यंग जनरेशन इस तरह से ना गुजरे। तो क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंग जनरेशन आने वाली है कि अपॉर्चुनिटीज के हवाले से भी, और इसके अलावा कि अपने आप की जो सेल्फ बिल्डिंग है उसके हवाले से? देखिए लाइफ़ में हमेशा आप कुछ हासिल करने के लिए कुछ आपको खोना पड़ता है। मैंने भी हुँ, अपनी जब मेरी शादी हुई मैं जॉब नहीं करती थी क्योंकि मुझे था कि मैंने अपनी जी, फैमिली बनानी आई वांट टू गिव टाइम टू माय फैमिली। सो मैंने शुरू के 5-6 साल अपनी फैमिली को दिए। मेरी बेटी अब माशाल्लाह 8 साल की होने वाली है। सो थोड़ा हुँ, आपको देना पड़ता है कुछ लेने के लिए। सो थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि हर चीज़ दिनों में हासिल नहीं होती। इट टेक्स टाइम्स, इट टेक्स इयर्स टू अर्न समथिंग। सो हौसला रखें, बिल्कुल। बर्दाश्त रखें और रातों-रात कोई भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कुछ नहीं बन जाता। इसके पीछे अनथक मेहनत होती है, जब आप जिस मुकाम पर आज खड़े होते हो। बिल्कुल, और मुझे नादिया साहबा ये भी बताइएगा कि आप, क्योंकि कुछ बयान को अगर अगर फ्यूचर में जो है कुछ बयान के क्या प्लान्स हैं? बीइंग अ प्रेज़िडेंट आप क्या करने वाली हैं कोई अपने रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए और वहाँ की कम्युनिटी के लिए? देखिए जब ये हमारा क्लब बना था, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि लेडीज़ ने स्टार्ट किया था। सो कंसेक्युटिवली 3 ईयर्स से जी, हम जी। एज़ अ मतलब लेडीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं कि वो लीडरशिप रोल में आएँ। अब ये है कि हम अब हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम नए से नए लीडर बनाएँ, क्योंकि देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लीडरशिप प्रैक्टिस करने की नहीं अपॉर्च्युनिटी मिलती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सो इस तरीके से वो थोड़ी अपनी बिल्कुल, कम्युनिकेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर अबूर हासिल कर पाते हैं। और हम अपने सही। क्लब को पाकिस्तान से बाहर भी यकीन माने अमेरिका हो, कनाडा हो, खुश बयान को हम बहुत जगहों पे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वाहिद पाकिस्तानी क्लब है, जो बाहर है पाकिस्तान से। तो अब नादिया साहिबा, इसमें डिफिकल्टीज क्या आई जब आप लोगों ने ये बीइंग अ प्रेसिडेंट, क्योंकि कहा जाता है कि ये मुआशरा मर्दों का मुआशरा है और वहां पे भी जहाँ पे भी आप होते हैं तो आपको एक फोर्स रेजिस्टेंस आपको आती है, तो इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस था? मैं वैसे कहूँगी इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। क्योंकि कुछ जगहों पर हुआ है डिफ़िकल्टी में, मतलब एज़ अ लेडी लोगों ने मुझे इतना सीरियस नहीं लिया कि मतलब ये तो मतलब औरत है, इसको क्या पता इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से होगी। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया इस जर्नी के अंदर। और और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का भी करम रहा है मेरे ऊपर। अभी मुझे कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ-बूझ के साथ अगर आप उसको इस टाइम को पास कर लें तो ठीक रहता है। बिल्कुल। अब बिल्कुल आपसे बहुत अच्छी गपशप रही नादिया साहिबा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले जो प्रोग्राम है हम आपसे मजीद जो है ब्यूटी के मुतालिक एक स्पेसिफिक आपसे प्रोग्राम करेंगे,
डेफिनेटली। ताकि जो हमारी खवातीन हैं, जो घर पे इस वक़्त बिज़ी हैं और चाहती हैं कि मेकअप और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम चाहेंगे कि वो भी कैटर करें इंशाल्लाह जल्द, और इंशाल्लाह आपसे फिर जो है वो मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंशाल्लाह। अलर्ट को टाइम देने का, और यहाँ पे मैं फिर जो हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब खालिद नूर साहब, मैं उनका बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। नाज़रीन, अ, मज़ीद जो अपडेट्स हैं, मज़ीद खबरें हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं हमारा न्यूज़ अलर्ट, हमारी वेबसाइट है www.newsalert.com.uk, और इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नाज़िया ज़ीशान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका और न्यूज़ थैंक अलर्ट को यू। वक़्त देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रहीम, नसरुल्लाह चौधरी न्यूज़ अलर्ट के साथ आज अपने मेहमान मलिक इमरान साहब के साथ। मलिक इमरान के बारे में यही कहूँगा कि इन्होंने कोरोना के दिनों में, अब तो चूँकि कोरोना खत्म हो चुका है यहाँ, कोरोना के दिनों में जितनी इन्होंने ड्यूटी दी है, ये डिज़र्व करते हैं और बड़े मसरूफ़ बिज़ी आदमी हैं। लेकिन चूँकि एक ऐसे जिस तरह मुख्तलिफ बर्निंग इश्यू होते हैं, एक इश्यू ये भी है कि यहाँ इमिग्रेशन का बड़ा शोर मचा हुआ है। तो वो मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट लोगों को बताएँ और इनसे पूछें कि ये पहले तो मलिक इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रसूलुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, और सभी न्यूज़ आपका भी बहुत शुक्रिया कि मुझे आपके तवज्जुह से मौका मिलता है दोस्तों, फॉरवर्ड भाइयों के साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। जी मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इमिग्रेशन की क्या हकीकत है, खुल रही है, खुली है, खुलने वाली है, खुलने के मकान है, ताकि लोगों का एक दफा माइंड क्लियर हो जाए और बाकी बातें आपसे बाद में पूछते हैं। जी मैं इब्तिदा करूंगा ऐसे लोगों से जो ज्यादातर अफवाह के नाम पे लूटे जाते हैं, यानी कि जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं या किसी भी और कंट्री में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कोई भी उर्दू स्पीकिंग कंट्री ऐसा है जहाँ पे वो मौजूद है, जब उन तक ये चीज पहुंचती है कि वहां पे इमिग्रेशन खुलने वाली है, वहां पे एजेंट माफिया, जिन्हें हम माफिया कहते हैं, इंसान दुश्मन लोग जिन्हें मैं कहता हूँ या आप भी यकीनन कहते होंगे, वो इस मौके से फायदा उठाते हैं। उनके लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, अगर इमिग्रेशन खुली तो ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं 2 साल से 1.5 साल से उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उन लोगों को ये फायदा होगा। नए आने वाले लोग जो बिल्कुल अभी अभी इंटर होंगे या होने वाले हैं, उनको इस इमिग्रेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा सवाल, मुख्तसर सा सवाल का जवाब आपको देता जाऊंगा ताकि आप मजीद मुझसे सवाल कर सकें। इमिग्रेशन मैंने पहले भी बताया कि अगर अभी ना खुली तो कभी नहीं खुलेगी, लेकिन मकसद स्पेन की प्रॉब्लम ये है, स्पेन में जो राइट विंग की जमातें हैं, जो इंतहाई राइट विंग की जमातें हैं, उनके पास लगभग जो है जो सीटें बनती हैं वो 100+ बन रही हैं। तो वो बहुत बड़ी रुकावट है। जो हमदर्द जमातें हैं, एमिग्रेंट्स दोस्त जमातें हम जिन्हें समझते हैं या कहते हैं, वो चाहने के बावजूद मजबूर हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, यूरोपीय यूनियन के आगे, और इन राइट विंग की इंतहाई जो नस्ल प्रस्त जमातें इनके आगे मजबूर हैं। फिलहाल इमिग्रेशन के कोई ऐसे इम्कानात करीब करीब नजर नहीं आ रहे। अगर किसी हद तक आप कहेंगे कि कोई उम्मीद है, मलिक साहब आपका तीसरा जो सवाल था, औरतों के बारे में, जो लेडीज हैं, यहाँ की खवातीन हैं जो कि किसी तशद्दुद का जो है जिन जरिया बनी हैं या तशद्दुद की जो है वो विक्टिम्स हैं, या ऐसे जो महाजरीन हैं वो, और ऐसी औरतें जो अकेली आई हुई हैं, उनके बारे में एक बयान आया एक वजीर का, जो स्पेन के वजीर हैं उनकी तरफ से, लेकिन अब तक बात बयानात की हद तक है, इसमें रियलिटी और हकीकत नहीं। मलिक साहब, एक आदमी जिस तरह भी पहुंचता है स्पेन में, उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दें, वो क्या करके अपने असल में, जिसको हम राइगो कहते हैं, राइगो ये क्या चीज है और कब इस पे अमल दरामद किया जा सकता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरी चाहिए होते हैं? देखें जी, यहाँ पे अगर इमीडिएटली अगर आप पेपर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास पाकिस्तान की या किसी भी उर्दू स्पीकिंग कंट्री के जितने लोग हमें इस टाइम पे देख रहे हैं, उनके पास अगर वहाँ की डिग्रीज हैं और उनकी जो मार्क्स हैं वो 80+ हैं,
और यूनिवर्सिटी की तालीम यहाँ उसमें दाखिल होना चाहते हैं, अगर उनका वीजा वैलिड है 1 महीना पहले तक, मतलब 3 महीने का वीजा है तो 1 महीना वीजा वैलिड होना चाहिए। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी उनको यहाँ पे दाखिला देती है तो वो फौरन जो है वो पेपर ले सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है आप लीगल तरीके से इंटर हो और आपका वीजा वैलिड हो, 80+ नंबर हो, और यहाँ की कोई भी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है या सरकारी तौर पे जो मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी है उनके अंदर आपको दाखिला मिलता है तो आपको फौरन पेपर मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास अपने जाती अखराजात और उस यूनिवर्सिटी को पे करने वाले या उसके जो बकायाजात हैं वो पेड होने चाहिए, आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए और आपके पास इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए। दूसरा जरिया जो है फौरन पेपर लेने का वो ये है कि अगर आपके वालिद या वालदा के पास नेशनलिटी है, अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आप महीनों में पेपर ले सकते हैं। तीसरी फौरन जो है पेपर लेने की जो है वो तरीकाकार ये है कि अगर आपकी बीवी के पास नेशनलिटी है, आप किसी भी तरीके से, उम्र कोई भी हो आपकी, किसी भी तरीके से स्पेन में इंटर हो जाते हैं लीगल तरीके से तो महीनों में ले सकते हैं। चौथा जो सबसे मुश्किल ना, चौथा और आसान तरीका, अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें जिसे €500,000 यानी 5 लाख यूरो हम कहते हैं, वो अगर आपके पास है तब भी आपको फौरी पेपर मिल सकते हैं। पांचवा आसान तरीका और भी, कोई ऐसा कारोबार जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो बिल्कुल मुनफरिद आज तक उस तरह का कोई कारोबार जो है हमें बार्सिलोना में देखने को ना मिला हो, यानी कोई ऐसी जिद्दत लाना चाहते हैं जो कि आगे दुनिया के लिए एक नई चीज हो जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, उसके अंदर भी आप फौरन पेपर हासिल कर सकते हैं। ये तो थे हाई तबके के लिए। उसके अलावा आप अगर वकील हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी इंजीनियर हैं या कोई भी हाई टेक्नोलॉजी जो है आप उसके अंदर मास्टर किया हुआ है, आपके पास डिग्रियां हैं तो फौरन पेपर हासिल कर सकते हैं। ये तो था हाई तबके। अब आते हैं लो कैटेगरी की तरफ। लो कैटेगरी पर इंसानी लो कैटेगरी नहीं, पढ़ाई के हवाले से कमजोर तबके, उनको वही पुराना तरीका 3 साल की यहाँ पे पाद्रोमिंतो उनके पास जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो 3 साल की वो पूरी करेंगे तब जाके अपनी जो है इन्फॉर्मेंट जो है जो यूनिटमिंतो में अप्लाई किए जाते हैं वो, और पाकिस्तान से करेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा के या इंडिया से करेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा के या बांग्लादेश से करेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा के आप अपने इन्फॉर्म में लेंगे। सबसे बड़ी सहूलत क्या फर्क है पिछले प्रोग्राम में आपने जो मेरे साथ किया और आज? पहले सीता जो अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं सीता, वो 6-6 महीने साल की मिलती थी, अब वही अपॉइंटमेंट खत्म कर दी गई है। आप अगर डॉक्यूमेंट लेके आते हैं किसी वकील के पास तो वो 72 घंटों में आपके पेपर जमा करवा सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एक और एडवांटेज वो ये है कि थोड़ी सी नरमी की गई है इम्प्रेसस कंपनीज के हवाले से, थोड़ी सी लचक छोड़ दी गई है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि नकारा और कमजोर कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट आप लगाना शुरू कर दें, लेकिन कुछ लचक दी गई है। कोई थोड़ी 19-20 का अगर फर्क हो तो तब भी आपकी रहेगा जो है वो पास की जा रही है। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, मैं तो 3 घंटे लगा रहा हूं तो मैं लगा रहूंगा। आप अगला सवाल। नहीं मलक साहब, ये जो आपने रायदों का तरीका बताया, एक बंदा यहाँ आता है, आके जो आपने कहा है उसे पादरों में से मतलब एक रेजिडेंट हो उसके बारे में बताया जाए कि ये बंदा यहाँ रह रहा है। उसके अलावा एक और तरीका भी अक्सर लोग बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया अब, कि वो कहते हैं हलाले अमर की तरफ आपको अगर कोई घर नहीं मिलता आप हलाले अमर की तरफ जाएं। एक तो ये उन्होंने कहा कि ये भी आप करें तो फिर भी आपको वो कुछ अकोमोडेट करते हैं। सेकंड ये है कि एक बंदा अपना टाइम मुकम्मल कर लेता है, टाइम मुकम्मल करने के बाद जो इन्होंने रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास काम नहीं है और वो यहाँ आ जाता है, पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास वीजा भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, वो उसका पादरों में तब नहीं, तो आप उस क्या हैसियत उसकी, वो इलीगल होगा और उसको फिर किस तरह लीगल हो सकता है रहने के लिए कम से कम? देखें बात में ये यूरोप की मार्केट अपॉर्चुनिटीज की मार्केट है। अगर यूरोप कहते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है तो आप लेके आए, वो तरीकाकार वही है, या आपके फैमिली मेंबर यहाँ पे होने चाहिए, माँ बाप होने चाहिए, बहन भाई होने चाहिए, या आपकी वाइफ होनी चाहिए, या खामन दूसरी सूरत में। लीगल होने के लोग जो आज का शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते थे, आजकल अजील ले लिया करते थे लोग, लेकिन उसका भी इतना रश बन चुका है कि अब वो अजील लेते लेते भी 2 साल लग जाते। तो सबसे जो कमजोर तबका है उसके लिए अभी तक तो ऐसी कोई रिलीफ उसे नहीं दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट की शर्त खत्म कर।
हमने अपने तौर पे कोशिश की है कि यार किसी ना किसी तरीके से वाइट रेजिडेंसियां जो हैं उसका एक मुद्दा पेश किया हमने, अगर यार वक्ती तौर पे आप किसी को वाइट रेजिडेंसियां दे दें, वाइट रेजिडेंसियों की जब मिल जाए तो अपने तौर पे उसको 1 साल, जिस तरह स्टूडेंट के लिए इन्होंने नया कानून निकाला है, स्टूडेंट को उन्होंने जब उनकी स्टडी खत्म होती थी पहले उनको फौरन पाकिस्तान या अपने कंट्री इंडिया बांग्लादेश में वापस जाना पड़ता था। अब यह है कि उनको वाइट रेजिडेंसी साल की दे देते हैं, अगर वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाए वो आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन शराइत थोड़ी सी सख्त है, लेकिन वही है जो शुरू से है। आपको पाद्रोमिंतो करानी है, पाद्रोमिंतो के हवाले से मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी जो गुंजाइश है वो ये रखी गई है कि अब आप सिन डोमिसिलियो विदाउट एनी, मतलब मिसाल के आप मेरी दुकान की डायरेक्शन दे सकते, जिस ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ, आप किसी भी आरजी एड्रेस दे सकते हैं और उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जो पहले यहाँ पे एक्टिव थी माफिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि वो 2-2, 400, 500 यूरो लेके आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते थे पार्लियामेंट, वो इंशाल्लाह जल्द ही अयुंटामेंटोस जो आपके बल्दियस के ऑफिस हैं वहां पे आपको रजिस्टर करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए आपने एक आरजी अपना एड्रेस देना है तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मलक साहब, आप ये जो इब्तदाई सवाल अभी मैं आपसे जारी रखूंगा, लेकिन जो अहम सवाल ये है कि यहाँ जब ये सिलसिला हुआ कि लैंग्वेज नेशनैलिटी के लिए लैंग्वेज का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, ये एग्जाम होता है, ये एग्जाम उन्होंने हुकूमत ने अपने तौर पे शुरू किया या आप लोगों से राय ली गई या ये कम्युनिटी का इसको अमल दखल था, क्या वजह थी, ये क्यों शुरू हुआ? और बाद लोग कहते हैं कि अगर आप शुरू के पेपर में ये लिख दें कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो वो फिर उसमें भी कुछ उनको गुंजाइश रखी होती है, कुछ अवरेज की बात होती है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दे जरा। देखिए जी, नेशनैलिटीज देखिए जिस कंट्री की आप पाकिस्तान के अंदर कोई मिसाल के तौर पे हम अपने इंडिया को रख लेते हैं, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को सामने रख लेते हैं, आपके कंट्रीज में आके अगर कोई बंदा आपकी शहरियत लेना चाहता है तो कम से कम उसको उर्दू के 4 लफ्ज तो आने चाहिए। ये डिमांड जो है उस टाइम पे सामने आई, ये वाकयात उस टाइम पे सामने आई है जब लोगों ऐसे ऐसे लोगों की नेशनलिटियां पास हुई, जब वो ओथ करने गए, जिसे हम अपनी जबान में हलफ कहते हैं, हलफ देने गए, जब उन्हें हलफ पढ़ के सुनाया गया, उन्हें बोला गया कि आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ पे, यकीन जाने उनको वो भी बताना नहीं आ रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा सामने आना शुरू हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसका कोई ना कोई म्यार होना चाहिए, नेशनलिटी के लिए कम से कम बेसिक जबान होनी चाहिए। और उस बेसिक जबान के ऊपर फिर ये मुशावरत की कि जो यहाँ पे थिंक टैंक्स होते हैं उनके साथ फिर एक इसको कानूनी शक्ल देगी, और मैं इसके हक में हूँ, मैं इसके हक में हूँ और ये होना चाहिए। इसकी वजह से कम आपको पता है कौन सा वे है जो इस वे पे चलेगा, उसकी नेशनलिटी 100% जो है वो पास होगी और उसकी नेशनलिटी मेरे ख्याल में साल के अंदर अंदर जो है वो क्लियर हो रही है आजकल। दूसरा सवाल आपका बहुत अहम सवाल है, मैं यहाँ पे वाजिया कर देना चाहता हूँ, एक मार्केट के अंदर जो है माफिया बड़ी सरगर्म थी, अभी तो उसे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था। वो कह रहे थे कि आप नोटरी पब्लिक के सामने जाके हल्फिया बयान दे दें या पाकिस्तान से कोई डॉक्यूमेंट लिखवा के ले आए तो 500 यूरो हम लेते हैं, तो हम ऐसी जो है पिछले दिनों के अंदर कोई इन्होंने गुंजाइश दी थी, लेकिन वो सारे केसेस इन्होंने जो है फ्रीज कर दिए हैं और कहा है कि आप एग्जाम करके लाएं, एग्जाम के बगैर कोई चांसेस नहीं है। अगर आपको कोई जो है वो इस तरह का झांसा देता है तो बिल्कुल उसके झांसे में मत आए, तजर्बे मत करें, टाइम पैसा जाया करेंगे। अहम बात, अभी एक कानून एक पास हुआ है कि जुबानी इम्तिहान जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जाते उनसे जो है वर्बल जो है वो एग्जाम जो है वो पास कानून हुआ है, उनसे जुबानी सवाल जवाब होंगे, उसकी बुनियाद पे जो है आप अगर पास करते हैं वो कानून तो आप नेशनलिटी ले सकते हैं, लेकिन वो भी उसके ऊपर अमल दरामद अभी तक शुरू नहीं हुआ। मलक साहब, बात यह है कि इसमें कुछ आपके दोस्त भी होंगे, सब कुछ होंगे कि बंदा आता है 3 साल पूरे करता है, रायको पे वो लाई करता है और उसके बाद उसको कंट्रैक्ट बड़ा जरूरी शर्त होती है। कंट्रैक्ट की सूरत हाल ये है कि वो आपके जितने दोस्त हैं, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं या आम बंदा या माफिया जिसे आप कहते हैं, जैसे हर शुबा में माफिया बैठा हुआ है, वो माफिया एक बंदा एक दुकान पे काम कर रहा है, उसका मालिक भी उससे पैसे लेकर कंट्रैक्ट देता है। तो ये कंट्रैक्ट की हैसियत कितनी जरूरी है, और अगर ये ना हो कि बंदा अपना टाइम पूरा करता है, बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, तो ये फिर भी जरूरी है। कंट्रैक्ट जो है उसके बगैर कोई काम नहीं। पहली तो बात है, आपने बात की, मैं आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि जो जिन लोगों के जरिए आप इस मकाम पे पहुंचे, जिनसे आप 12-12, 13-13 घंटे काम करवाते हैं, खुदा का वास्ता है उनको कम से कम इस तरह इस्तेमाल करके 3-3, 4-4, 500 यूरो दे के कम से कम उन पे एक मेहरबानी कर दें, उनको कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑफ कास्ट अपने पास से दे दें। ये आपकी मेहरबानी। ये बहुत ज्यादा शिकायत है, लेकिन बदकिस्मती के साथ नसरुल्लाह भाई कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो है वो किसी तरफ से पेश जबर नहीं जाएगी। वो लाजम है, लेना ही लेना है। और सिर्फ ये नहीं कि वो लाजम है, वो अच्छी किस्म का होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी आपको वाजह करता चलूं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने हद क्यों मुकर्रर, क्योंकि हमारी लोगों में से, हम में से जब हमारे साथ जुल्म ज्यादती होती है ना, मिसाल के तौर पे मैंने अपने वक्त पे मुझे उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ी, मिसाल के तौर पर, तो मैंने 5,000 का लिया। जब कल को मैं मालिक बनता हूँ, मैं सेम रिपीट करता हूँ सारी कहानी। मतलब ये है कि रुकता नहीं है काम। किसी को ये एहसास हो ना, जब वो कहते हैं ना, ये कुर्सी जो बैठी हुई है मेरे पीछे बैठी है, चेयर पे जब आता है ना बंदा, जब किसी मकाम पे पहुंचता है, जब फिर वो उसकी सोच, उसको वो टाइम ही नहीं याद रहता, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसका वाहिद हल है, देखिए मैंने कुछ अर्से पहले जो है बड़े बड़े इन्होंने इमिग्रेट्स मिनिस्ट्रीज हैं, इनके ऑफिस में मीटिंग्स हुई। मुझे कहते हैं ये सीता माफिया पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता। कोई 500 का सीता, अपॉइंटमेंट की बात, जो 500 का बेचता था, कोई 1000 का बेचता था, कोई 200 का बेचता था। तो वो शिकायत बड़ी, तो इन्होंने बुला लिया, जो हम रोजाना जाते थे मिनिस्ट्रियों के अंदर। मैंने कहा इसका वाहिद हल है, आप सारे जो जितने भी केसेस हैं वो ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन डिजिटल कर दें, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहता कि मेरी तजवीज में उन्होंने किया, ये कोविड की वजह से ऐसे हुआ, लेकिन आज वो माफिया नजर ही नहीं आती। इसका वाहिद हल है वाइट रेजिडेंसियां। वाइट रेजिडेंसिया से मुराद, आपको याद होगा 2000 वाला बात, वाइट रेजिडेंसियों से मुराद ये है कि जब इंसान अपने इंफॉर्मेट पूरे करे, उसका टाइम पूरा हो जाए, वो अपना केस जमा कराए, उसकी रेजिडेंसी पास कर दी जाए, उसकी रेजिडेंसी पास कर दी और उससे सिन तरबाखो, विदाउट तरबाखो रेजिडेंसी दीजिए, ताकि वो अपनी मर्जी से आसानी के साथ मार्केट में किसी भी बंदे के पास जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको जो काम मिल रहा है वहां पे स्टार्ट कर सके। मलिक साहब, ये सीता जो आप कह रहे हैं, ये सीता आपका मतलब है टाइम लेना। जब आप कहते हैं कि आपने डायरेक्ट करवा दिया, लेकिन वो वेबसाइट पे जाके अगर वो खुलता ही नहीं, लोगों को टाइम मिलता ही नहीं, तो फिर वो क्या तरीकाकार इख्तियार करें? और दूसरा सवाल उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ। देखें, जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो काफी हद तक मसाइल हल हो चुके हैं। मैं अपॉइंटमेंट जो है मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप राय को जमा करवाते हैं, वो डायरेक्ट ऑनलाइन होगी और 15-20 दिन में हम केस क्लियर करवा के दे रहे हैं, या बाकी ऑफिस वाले करवा के दे रहे हैं। पाकिस्तान से फैमिली मंगाने आके 6 महीने का सीता निकल जाता, 15 दिन में, 20 दिन में केस क्लियर हो रहा है। कम्युनिटारिया जो जिनके पास स्पेनिश नेशनलिटीज है, स्टूडेंट, सबको बिल्कुल बगैर सीते के उनकी फाइल्स ऑनलाइन जमा हो रही हैं, और 15-20 दिनों में जो काम साल में होता था वो 20 दिनों में हो रहा है। अब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो इशारा है थानों की तरफ, पुलिस स्टेशन की तरफ। पुलिस स्टेशन से ये रिक्वेस्ट की जा रही है भाई कि सारा सारा दिन जो है हमने तो ये काम ही छोड़ दिया तंग आके। सारा दिन बेचारे लोग, एक बंदा बैठ के करता रहता है, ट्राई करता रहता है, उसका दिमाग माफ हो जाता है, उसकी जो है वो थक हार जाता है। इसका वाहिद हल नसरुल्लाह साहब जो हमने पेश किया कि भाई आप सीता रखें। मिसाल के तौर पे मैं एंटर होता हूँ, आपके पास जनवरी का सीता नहीं है, फरवरी का सीता नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मुझे 1 साल बाद का सीता देना, लेकिन मैं जैसे ही इंटर हूँ एक ही मरतबा मुझे सीता मिल जाना चाहिए और मैं प्रिंट करके आराम से घर बैठ जाऊँ। ये रोजाना की तकलीफ जो है, मैं घंटों बैठा रहा हूँ, फिर कभी एक की मिन्नत करूँ, कभी दूसरे की मिन्नत करूँ, तो वो बड़ा तकलीफ दे मनाजर है। और इंशाल्लाह ये जो है साल का कम अज कम प्रोग्राम जो है पुलिस जो इनकी वेबसाइट्स हैं इनको कर देना चाहिए, और सीता जो है वो पहली अटेम्प्ट पे निकल आना चाहिए, बेशक वो साल का ही क्यों ना। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, इसका दूसरा नुकसान ये है कि बहुत से वो पीसीओ वाले वो लोगों से पैसे लेके वो पता नहीं कुछ देर के लिए वेबसाइट खुलती है, फिर वो सीता मिल जाता है, लेकिन ये तो खराबी होती रहती है। जो आपसे मैंने एक अहम सवाल ये पूछना है कि जिस तरह हम कहते हैं कि इत्तिसाल करते हैं कुछ लोग, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा, इसी तरह पीछे एक कुछ अर्सा कबल एक कानून मंजूर हुआ था कि जितना वर्कर है उससे इससे ज्यादा आप टाइम काम नहीं ले सकते, लेकिन उस पर अमल कोई नजर नहीं हुआ कि क्या वजह, क्यों नहीं हुआ? इनके अपने इनके टेक्निकल मसाइल हैं, क्या वजह?
देखें, अमल दरामद शुरू हो गया था, ये कोविड ने दुनिया बदल के रख दी है। क्योंकि जहरी बात है, जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं अब किसी ऑफिस के ऊपर काम कर रहा हूँ, या मैं एक कानून बताता हूँ, या आप एक दुकान बना रहे हैं, सुपर मार्केट बना रहे हैं, जो है कुदरती आफत आ गई जो हमारे ऊपर, तो जहरी बात है आपका प्रोजेक्ट धरा के धरा रहेगा। अब जिन दुकानें खोली थी वो जो है, ये जो वर्कर का इत्तेसाल हो रहा है, उसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो रूटीन पे आएंगे। लेकिन कोविड की वजह से वो थोड़ा सा जो है वो अब इनका ध्यान दूसरी तरफ बढ़ के, इनकी अपनी जो है वो जो 4 महीने के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको अपनी पड़ गई है, बजाय इसके कि उस तरफ इनका ध्यान। मलिक साहब, जो पाकिस्तानी काफी लोग फारग में बैठे होते हैं, तो आपने अक्सर अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बताते थे यूदा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। यूदा क्या है, किन लोगों को मिल सकती है? आपने कहा एक बंदा घर बैठा है उसको मिल सकती है, एक बंदा अपने एक्सपेंसिव वो अफोर्ड नहीं करता उसको मिल सकती है, या वैसे उसको कर्जा मिल सकता है। इसके बारे में कुछ बताएं कि वो जो हकदार बैठे हुए हैं क्या उनको मिल रहा है, या अभी तक इसने ट्राई की है, या किस तरह वो ले सकता है? देखें, हमारी जो कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी, मैं ऐसे नाम देता हूँ, एशियन कम्युनिटी हमारी जो है बड़ी मजदूर और मेहनत कश कम्युनिटी, हम बहुत कम मौजूदा की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर जो एक्सपर्ट हैं, मैंने देखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे ऑफिस के अंदर ज्यादातर हर तरह के लोगों की आमदोरफ्त होती है, तो दूसरे कंट्रीज के लोग जो हैं इसमें पहल कर जाते हैं। एजुदास मुख्तलिफ किस्म के एजुदास निकले थे, जिसमें ज्यादातर बंद हो गए। यानी कि 6 महीने की आपके क्रय 5400 यूरो जो है उसका युद्धा निकला था, वो गवर्नमेंट ने दिया। फिर उसके बाद अभी ताचे का युद्धा था, वो कल खत्म हुआ है, 200 यूरो पर महीने आपको क्रय में हेल्प करते थे। अब जो एक्टिव युद्धा है वो है जी, जिसे हम कह रहे हैं रेंटा मिनिमा वितार, मतलब है कि आपको मिनिमम हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया। वो 10 लाख खानदानों को दी। ठीक है, 10 लाख खानदानों में से 75,000 खानदानों को डायरेक्ट वो शिफ्ट कर दी गई है, जिनमें बहुत ज्यादा ऐसे एशियन लोग हैं जो खुद ब खुद इस चीज को रिसीव कर चुके हैं। जो जिन लोगों को ये मदद आ गई है उनको गवर्नमेंट ने खुद ही कैलकुलेशन करके दे दी है। जिन लोगों को नहीं आई, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो लोग सिंगल आदमी है जो हेल्प अप्लाई करना चाहता है, अगर उसकी कमाई पिछले साल 5,000 से कम रही है, तमाम तनख्वाहें मिला के 5,000 से कम रही है, तो वो 465 यूरो की अजूबा अप्लाई कर सकता है। आज से सितंबर तक उसका टाइम। अगर आप 2 बंदे हैं, तो आपकी अगर कमाई 7,000 से कम है, तो आप ये अजूदा कर सकते हैं। पिछले साल की बात हो रही 2019। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अगर आप 2-3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, आपकी कमाई 1,000 यूरो से कम है, तो आप जो है ये अजूदा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशन है पिछले साल की जो है वो है। अगर पिछले साल की कैलकुलेशन आपकी कम है, तो आप ये अजूदा ले सकते हैं। ये मैक्सिमम 1,015 यूरो है अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और मिनिमम जो है 462 यूरो अगर आप अकेले हैं। ये अजूदा सितंबर तक खुली हुई है। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा, आपके तवज्जुह से नसरुल्लाह भाई, आपके चैनल की तवज्जुह से, कि seguridad सोशल के ऑफिस में जाके अप्लाई करें। आप लोग मुझसे ये सवाल करेंगे, मलिक साहब टाइम ही नहीं निकल। वाकया टाइम निकलने में दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन जल्द ही टाइम निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर टाइम नहीं निकल रहे, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें। लोगों ने बहुत ज्यादा अजूदा ऑनलाइन अप्लाई की हुई है, लेकिन उसके अंदर इतनी गलतियां हैं कि वो अजूदा पास होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, उसे जाके सिकुरिदाद सोशल में जहाँ पे यहाँ से ये अजूदा पास होती है, उनसे जाके थोड़ा सा जो है उसे चेक करवाएं। जितने लोगों ने अजूदा अप्लाई की हुई थी उनको पैसे आ जाने चाहिए, खासतौर पर ये वाले, क्योंकि ये वाली अजूदा जो है ऑटोमेटिक जो है उनको 23 जो है जून जो गुजरी है तब तक अजूदा आ जाने चाहिए, और जो नए हैं 1 जुलाई से उन्हें अजूदा आ जाने चाहिए। अगर उन्होंने अप्लाई की हुई है अजूदा नहीं आई, इसका मतलब है आपका कोई ना कोई फॉल्ट है। जी नाज़रीन, जो देख रहे हैं हमें, उनको मैं मजीद अपडेट कर दूं कि इस वक्त मेरे साथ मलिक इमरान है, जो कि ये इमिग्रेशन कवानीन के माहिर हैं। इनसे हम पूछ रहे हैं कि यहाँ इमिग्रेशन का सिलसिला क्या है और दूसरी चीजें कैसे चल रही हैं। मलिक साहब, जो अहम सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि यूदा की बात होगी, वो मदद की, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे बेशुमार यहाँ कवानीन है जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, और ना उससे फायदा उठाते हैं, ना उनको बताने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बताने वाला भी है तो वो 101 ट्रैक बता देगा, और जो उसने असल काम करना उस तरह से बैठ जाएगा। पहले तो आप ये बताएं कि एक बंदा गवर्नमेंट से कर्ज लेना चाहता है, लेके किस तरह अपना काम कर सकता है। कि दूसरा,
ये कि मुख्तलिफ लोग आजकल सबसे ज्यादा जो मसला बना हुआ है, रहायश का मसला बना हुआ है। मुख्तलिफ लोगों के पास रहायश नहीं है। उसके लिए एक इन्होंने बताया, कहते हैं तरीकाकार है कि आप अप्लाई कर दे रहायश, चाहे वो दूर हो नजदीक हो, वो कुछ अर्से के बाद आपका केस जब ऊपर आता है तो आपको रहायश दे देते हैं। ये बात तो में किस हद तक सदाकत है और क्या असल हकीकत है? नहीं, देखें यहाँ पे ये जो इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है वो हर एक की पहुंच का सेटअप है। गरीब से गरीब आदमी का सेटअप है, कमजोर आदमी का सेटअप है, और ये इनका सिस्टम जो है, इन्हें पता है कि इंसान बिल्कुल अकेला रह जाए, ये वो सेटअप है। आपके पास अगर रहायश नहीं है, आप यूं मिनटों से रब्ता कर सकते हैं। उनका एक प्रोग्राम है सिंथे जो विदाउट अप्रूव, मतलब बगैर छत वाले लोग जो हैं उनके लिए स्पेशल वो प्रोग्राम है। रेड क्रॉस में ऑफिस करती है, अभी ताचा वाले ऑफिस हेल्प करते हैं, जिनालितात वाले हेल्प करते हैं। अभी से कुदरती तौर पे मैं आप अभी मेरे से एक फैमिली उठ के गई है कुछ थोड़ी देर पहले, वो जो है उनको गवर्नमेंट ने 6 साल मकान दिए रखे। आज अभी मेरे से उठ के मुझे कहते हैं मजीद इसमें एक्सटेंड हो सकता है। मैंने कहा यार आप बस करो, 6 साल आपने रह लिया, आप किसी और को मौका दो। आप अगर असल में सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये है, हमारे अंदर पेशेंट बहुत कम। हम एक मरतबा फॉर्म फिल करके हम चाहते हैं कि फौरन से हमें मकान भी मिल जाए, हमें युदा भी मिल जाए। इसके पीछे जूते कसाने पड़ते हैं। इनके लिए उन्होंने मुश्किल प्रोसेस रखे हुए हैं। वो इसलिए रखे हुए हैं कि यार ये ना हो कि लोग मिसाल के तौर पे इसको इतनी आसानी के साथ हम दे दें, फौरन से दे दें और हर बंदा ही इसको जरिया बना ले। ये उन कमजोर तबके के लिए है, मजबूर तबके के लिए है। बिल्कुल रहायश देते हैं, आपकी फैमिली के पास नहीं है। सर्विसियो सोशलिस सर्विस जो सोशल सर्विसेज हैं हर इलाके में उनके दफातर हैं। सबसे पहले आपने वहां से काम शुरू करना है। आप इंटरनेट पे सर्च करें, गूगल में सर्च करें कि सर्विसियो सोशलिस दे बार्सिलोना, सर्विसियो सोशलिस दे बादालोना, वलेंसिया, ऑस्टूरिया, वहां पे आपको एड्रेस मिलेगा। वहां से आप जाकर राब्ता करें, जहाँ आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है उनके सामने जाके पेश करें। वो फिर बनो-रार करेंगे, वैल्यू लगाएंगे कि वाकई इसके बच्चे हैं, ये अकेला है, इसको क्या प्रॉब्लम है। वो फिर उसके मुताबिक आपको हेल्प करेंगे और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये उनको छत देना, आपको काम देना या आपकी कोई हेल्प करना, ये उनकी जिम्मेदारी में है और ये स्पेन के आइन में मौजूद। यानी आपका मतलब है अगर कोई काम चाहता है, अगर कोई घर चाहता है, अगर कोई कर्जा चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर तरीका इन्होंने रखा हुआ है, वो इख्तियार करें तो हो सकता है। बिल्कुल। मलिक साहब ये बताएं, एक बात जो है वो मैं बताता चलूं, मैं बड़ी माजरत के साथ, जो आपने बीच में एक सवाल किया कि कोई कारोबार करना चाहता, तो अगर कोई नया कारोबार करना चाहता है, अगर यंग आदमी है तो अतोनमो पे शुरू कर सकता है। यंग आदमी की 50 किलो अतोनमो है, उसके टैक्सेस बड़े कम है। उसके अलावा यहाँ पे जो है seguridad social के बड़े प्रोग्राम्स हैं। मैं रात को देख रहा, जो सेपे है, seguridad social का ऑफिस है, वो उनके 600 जो है ग्राटिस जो है वो कोर्सेज है, फ्री कोर्स करवा रहे हैं 600, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नीशियन, हर दुनिया की जो है वो कोर्स मौजूद है। हम अजूदा जो 426 यूरो लगवा के अगर दिन को 1 या 2 बजे उठेंगे तो वो तरक्की के चांसेस नहीं बनेंगे। हमारे इस्लाम भी कहता है, दीन भी कहता है, अगर आपने काम की तलाश में निकलना है, अगर आप चाहते हो कि आप तरक्की करो, सुबह सुबह सवेरे सवेरे उठो, काम की तलाश में निकलो और रोजी की तलाश में निकलो, फिर मैं आपको रोजी दूंगा, मैं आपको उधर से दूंगा जिससे आप तस्वर भी नहीं कर सकते। अगर आप 426 यूरो का युदा लगा के घर में बैठ जाएंगे और कहेंगे कि चलो जी ठीक है, युदा लग गया, मैं अपनी मर्जी से जागू, फिर ऐसा नहीं होगा। जब आपके युदा आसान होते हैं, जब आप फारिग होते हैं, से पे जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्राम है, कोर्सेज करते जाएं, ठीक है, अपना सीवी बढ़ाते जाएं, और जबान बेसिक चीज है जी। दुकान खोलने के हवाले से बड़े ही मुनासिब मंसूबे हैं। कोई भी दुकान है, आप दुकान की बात कर रहे थे, हमारे बदलोना में जिस गली में हमने सबसे बिजी गली है, 3 या 400 यूरो पे आसानी के साथ दुकान मिल जाती है, ठीक है। और इजाजत आपने यूं मिनटों से लेनी है, 4 दिन बाद जो है आप शटर ऊपर करें, 4 चीजें डालें और अल्हम्दुलिल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। मेहनत में आपने करनी है और रब ने उसमें बरकत डालनी। मलिक साहब ये लैंग्वेज के बारे में आपने बताया, आपने खुद भी 2 बुक्स लिखी हुई हैं और उनसे बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ किताब की हद तक नहीं इस्तेफादा करना चाहते, कुछ लैंग्वेज कोर्स भी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये लैंग्वेज कोर्स कराते हैं अपनी जबान में, तो साथ ही इंग्लिश को ऐड करते हैं। वैसे तो इंग्लिश को भी नहीं करते ऐड,
सिर्फ ये अपनी जुबान में समझाते जाते हैं, अगला बंदा समझ रहा है नहीं समझ रहा, उनकी आदत नहीं है, वो कहते हैं चले लगा रहे कुछ है। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ आपकी बहुत सी कम्युनिटीज हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, खिदमत के हवाले से अपने आप को पेश करते हैं, बड़ा उनका नाम है, आपने चले अपना हक अदा कर दिया किताब लेके, इसके लिए क्यों क्लासेस नहीं लगाई जाती, या क्यों इनको मजबूर नहीं किया जाता कि उर्दू में भी इनको कन्वर्ट करने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए कुछ सहल तरीका इख्तियार किया जाए, ताकि एक आम आदमी जो देहात से उठ के आता है बड़े मुश्किल से, जिस तरह वो यहाँ पहुंचता है, पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा फेस तो इन मसाइल की तरफ करना पड़ता है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, ना गवर्नमेंट लेवल पे है, ना प्राइवेट सेक्टर पे है, ना हमारी कोई एम्बेसी की तरफ से है या कौंसल खाना की तरफ से है। नवीद अंदरसी हमारे दोस्त है, उन्होंने कुछ क्लासेस करवाई मनाजिर कुरान के प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद फिर डेड है, तो इस पे कोई अच्छी तजावीज दे के ये सिलसिला किस तरह जारी किया जा सकता है? देखें, जो आप मसाइल पेश कर रहे हैं, ये आप जो अपनी अंदर से जो होप उठती है ना, जो आपके अंदर से जो है ख्वाहिश उठती है जबान सीखने की, मैं समझता हूँ कि हर जो है मुख्तलिफ जगह के अंदर आजकल ये नसरुल्लाह भाई, मैं समझता हूँ ये एक्सक्यूज नहीं रहा। आपके पास गूगल सबसे बड़ा मास्टर है, आप क्या कुछ नहीं सीखते, इंटरनेट पे क्या कौन सा मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप वॉइस मैसेज को करें 1 मिनट में, स्पेनिश में बोले, उर्दू में बोले, 1 मिनट में ट्रांसलेट करके आपको आ जाएगा। ऑनलाइन किताबें मौजूद हैं, ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि ये एक्सक्यूज सारा के वो आपके पास इतना नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म मौजूद है, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो जो है वो दिलचस्पी जाहिर करें था। मैंने ऐसे ऐसे नौजवान यंग लड़के देखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से 6 महीने के अंदर लाइसेंस लेके अभी जो है 2-2 साल में अपनी टैक्सियां जो है उनके लाइसेंस करके तो वो अपने वालिदैन की हेल्प कर रहे हैं। किस फील्ड में निकल गया है, कुछ भी फील्ड में। उसी के साथ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं अभी तक अलग बे ही नहीं आती, वही वो ईंटें और पत्थर उठा रहे हैं। मलिक साहब, कोरोना के हवाले से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लीगल नहीं है यहाँ, लेकिन क्या उनके पास ये सहूलत होती है कि वो अपना कार्ड बनवा सकें, हेल्थ कार्ड, और वो जाके दिखा सकें या कुछ कराना चाहिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखें, हेल्थ कार्ड जो है खासतौर पर मैं इसको तो कहूँगा कतरूनी की हद तक कतलान गवर्नमेंट ने जब बंद किया था, स्पेन गवर्नमेंट ने, कि हम इमिग्रेंट्स को जो इंडोक्यूमेंटाdos हैं जिनके पास पेपर नहीं, उनको हेल्थ कार्ड नहीं जारी करेंगे, तो ये फिर कानून खत्म कर दिया गया था और सबको बआसानी जो है वो हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं और सबके पास कार्ड मौजूद हैं, वो अपना फ्री इलाज करा सकते हैं। और अगर जिनके पास नहीं भी मौजूद, कोरोना वायरस में मैं खासतौर पे लोगों की नजरों में तो कोरोना खत्म हो गया, लेकिन हमारे इलाकों में अभी तक वबा फैली हुई है। 17-18 मरीजों को हम इन दिनों के अंदर वो डील कर रहे हैं, उनकी ट्रांसलेशन में कर रहा हूँ। उसके अंदर 3 ऐसे बंदे हैं जिनके पास जो है वो कार्ड ही थे, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव कोरोना आया। यंग थे लड़के, इब्तदाई उनके अंदर था, उन्होंने फौरन आर्जी कार्ड जारी कर दिए। मेरा नहीं ख्याल कि सेहत के हवाले से स्पेन जो है दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज में आता है और जहाँ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में दुनिया की इंसानियत में अगर मैं उन्हें टॉप का दर्जा दूंगा तो वो है। तो ये किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, जो चाहे जब चाहे जिस तरह चाहे इलाज करवा सकते। मलिक साहब, आपका बहुत टाइम लिया, एक आखिरी सवाल इस सवाल के हवाले से पूछूंगा कि ये जो यहाँ पेपर का तरीकाकार है या जो उसके स्टेप्स हैं वो जरा बता दें, और उसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो नए लोग आते हैं उनके लिए अगर कोई अच्छी तजवीज़ आप देना चाहें किसी वाले से, वो हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं जितने भी नए लोग हैं, आपका जो है अल्लाह ताला की मदद, दोस्तों भाइयों की दुआएं, आपकी नेक नीति, ये तो शुमार है। ये तो एक जनरल एक रूल है, एक कानून है, खुदाई कानून है। उसके अलावा उर्दू जबान जो स्पेनिश है वो आपकी पहली सीढ़ी है। आप जबान सीखते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें जबान आती है, जो कम्युनिकेशन करना जानते हैं, यकीन जाने पेपर ना होने के बावजूद पेपरों वालों से ज्यादा पैसे कमा। सबसे बेहतरीन मशवरा जो है वो जबान है। दिन रात एक कर दें। आप ये जो आप कहते हैं कि मैं फारिग हूं, आप फारिग नहीं है, आपने अपने आप को फारिग बनाया हुआ है। उस फारिग टाइम को अवेल करें। जब हम यहाँ शुरू में आए थे, हम लोगों के जो है हमें बताने वाला भी कोई नहीं था। 1-2 बंदे थे, उनके हम सर खा जाएगा, हम कहा के हमसे माफिया मांगते थे। हम बोलते थे उन्हें, यार मेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर को क्या कहते हैं। रोजाना अगर 3 जो है लफ्ज आप सीखें तो महीने के
आप अंदाजा करें 90 लफ्ज बन जाते। तो 90 जो है, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो इस्तेमाल की में लैंग्वेज जो आती है वो 100 में से 6% आती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं या हमें जरूरत है। तो अंदाजा करें अगर 6% हमें लैंग्वेज आ जाए तो हम कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाते हैं। हमारी लैंग्वेज जो है वो क्या है, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं काम से आ रहा हूँ, चलो बाहर चले, चलो वापस आ जाओ, कहाँ पे हो, किधर हो। इसके अलावा मुझे बताएं चौथी बात है, खाना खा लिया, नहीं खाया, पानी पी लिया, चलो आओ यार इकट्ठा खाने खाने चलते। मतलब है कि उस सारा दारो मदार ही 5-10 फिक्रों पे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जुबान जो है वो सीखने में जो है हमें किसी किस्म की कोताही बरतनी चाहिए। पेपर्स लेने के लिए जो है सबसे अहम मामला, आप नौजवान जो लोग हैं, हमें जो मसाइल है बहुत ज्यादा, हमारे पास जब भी लोग आते हैं उनके अंदर बाकी मसाइल के साथ सबसे बड़ा मसाइल है, मुझे पुलिस ने पकड़ा, मेरे ऊपर जुर्माना हुआ, मुझे फलां हुआ। हम एक तो आप जो इलीगल लोग हैं फजूल बाहर घूमना फिरना छोड़े, ऐसी जगहों पे जाने से इज्तनाब करें जहां पे लड़ाई का खदशा हो, जहां पे पीने पिलाने का काम हो। दूसरी अहम चीज, रात को कम निकले। ऐसे लोग जो इलीगल नहीं कहूंगा, इन डॉक्यूमेंटाdos हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। और सबसे अहम बात जो हमें आदत है वो माल लेने की, मिसाल के तौर पे एक बंदा मार्केट में, ओपन मार्केट में आपको ऑफर कर रहा है, मोबाइल ले लो जी, ये चैन मेरे पास सोने की है, ये अंगूठी ले लो, ये कैमरा ले लो। इन चीजों से अवॉइड करें। आजकल जो है हर चीज लोकेट हो जाती है। चोर तो अपने पैसे लेकर जेब में डाल के निकल जाएगा, लेकिन वो मेरे पास ऐसे केसों की पूरी एक जो है वो पड़ा हुआ यहाँ पे, जिसे तोबा कहते हैं, या उसे कह लें आप अपनी पंजाबी जबान में, एक पूरी फाइलों की लाइन पड़ी हुई है, जिसके अंदर किसी ने 100 यूरो का मोबाइल लिया है, किसी को 50 यूरो जुर्माना हुआ, तो वो उनको राइगो लेने में रुकावट पेश आ रही। तो दूसरी बात यह है, आपने कहा कि कोई आखिरी कम्युनिटी को बात, आप कम्युनिटी के लिए, नौजवानों के लिए मशवरे हैं, बाकी समझदार लोग हैं, कोशिश करें जो है मेहनत करने की। आप जब एक तहिया, आप अपना टारगेट मुकर्रर कर लें। मैंने अपना टारगेट मुकर्रर किया कि मैं एक दिन किताब लिखूंगा, तो मैंने अपना ये ख्वाब जो है 5 साल बाद पूरा कोशिश कर दिया। ये जो ऑफिस जो पाक केयर का बैक साइड का आपको लोगो नजर आ रहा है, मैं एक मरतबा ने एक ऑफिस में गया, ये आज से 16 साल पहले की बात है। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे ज्यादा अच्छा मेरा ऑफिस होगा, और आज उससे 4 गुना ज्यादा मेरा अच्छा ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी के पास वर्कर था, 300 यूरो लेता था, मैंने कहा अल्लाह, उसके जिसके पास मैं 300 यूरो लेता था उसके 10 वर्कर थे, मैं कहता था इंशाल्लाह मैं एक दिन आके जो है इतनी मेहनत करूंगा कि 10 लोग मेरे पास काम करेंगे। पहले आपने टारगेट सेट करने हैं, टारगेट सेट करके फिर ये नहीं टारगेट सेट करके ख्वाबों की दुनिया में घूमते रहना है, फिर उस पर काम शुरू कर देना है। और नेक नीति ईमानदारी के साथ चलते रहेंगे तो अल्लाह ताला काम देगा। जी मलिक साहब, आपने बहुत टाइम दिया। आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे ये बिजनेस के बारे में लोगों की मजीद हेल्प करने, यूजर जिसे आप कहते हैं, के सिलसिले में आपसे बातचीत करते रहेंगे और आप उनको मजीद मुफीद बातें बताते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, और न्यूज अलर्ट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से एक दफा फिर शुक्रिया। और नाजरीन, आपने सुना कि हमारे दोस्त जिनका तल्लक इत्तेफाक से खारिया से ही है, मलिक इमरान चूंकि एक समाजी वर्कर भी हैं, खुद भी बिजनेस भी अपना करते हैं और लोगों को गाइड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लोगों के केसेस करते हैं, और ये बड़ी खूबी होती है। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तारीफ से लिहाज से की। उन्होंने कहा कि वाकई लोग ये बड़े बाहिम्मत हैं, काम करना चाहते हैं, इनको सिर्फ दुरुस्त ट्रैक देने की जरूरत है, और वो ट्रैक इन्होंने दे भी दिया है। वो कहते हैं ना, जिस तरह मलिक साहब के कुछ लोग सफर के लिए मौजू नहीं होते, और कुछ रास्ते कटते नहीं तनख्वाह जाना, जरखेज जमीनें कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता, उसे कहते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान खुदा हाफिज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट का फेसबुक लाइव, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नजमुल हसन साहब, जो कि एंकर पर्सन हैं और ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की, जो कि काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट पर मुवीद ये तकरीर थी, और उसमें उसने कोरोना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात की। इसी हवाले से नजम से बात करेंगे। नजम, ये तकरीर जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की, इसको किस तरह से देखेंगे? थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपने मुझे मदद किया। आपने मेरा नाम नजमुल हसन लिया है,
मेरे नाम के साथ से बाजवा उतार दी है। हालांकि आजकल के दिनों में आपको पता है कि बाजवा लगाना बहुत जरूरी है साथ में, और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। लाइटर नोट अब डिस्कशन के तो ये है कि आज काज़मी साहब अगर इमरान खान साहब की तकरीर को देखा जाए तो उन्होंने वो तमाम इल्जामात का जवाबात जो है वो देने की कोशिश किया जो पिछले जब से कोरोना आया हमने देखा कि लग रहे हैं कि हुकूमत कंफ्यूज है। कभी कहा जाता है सिलेक्टेड लॉकडाउन है, कभी कहा जाता है कि टारगेटेड लॉकडाउन है, कभी कहा जाता है पार्शियल लॉकडाउन है, सेमी लॉकडाउन है, कभी कहता है लॉकडाउन है ही नहीं है, कभी कहा जाता है जी लॉकडाउन कर रहे हैं। तो आज उन सारे जो है ना वो इल्जामात का उन्होंने कोशिश किया है जवाब दे सके। तो जो मुझे उनकी तकरीर से समझ आई है उन्होंने जस्टिफाई किया है अपनी इस बात को, जी हमारी क्योंकि मैशियत इस काबिल ही नहीं थी कि हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते, तो हमने कोशिश की कि जितना जो है वो ऐसा लॉकडाउन किया जाए जहां पर मैशियत भी बची रहे और जहां पर आवाम भी बची रहे। अच्छा काज़मी साहब, जब इन्होंने इस दफा लॉकडाउन खोला है तो मुझे इस दफा ये लग रहा था कि इस दफा केसेस बहुत ज्यादा शूट आउट कर जाएंगे, जैसा कि आपने ये देखा कि हमने देखा कि एक दिन में 6-6 हजार केसेस भी आए। लेकिन फिर एक और आपने देखा ही होगा कि खास किस्म का लॉकडाउन आया। अब जैसे कि लाहौर के इलाके सील हैं, आजकल रात से इलाके 7 सील हैं। मैं गुलबर्ग में रहता हूँ तो भी कल रात से सील कर दिया गया है। तो हमने ये देखा कि अब जो है वो केसेस दोबारा से कम होना शुरू हो गए हैं। तो इस मामले में तो किसी हद तक हाँ क्रेडिट दिया जा सकता है गवर्नमेंट को कि बेशक ये कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन चले अल्लाह ताला की मर्जी भी है और कुछ मैनेजमेंट भी थोड़ी सी बेहतर हुई है कि वो जिस तरह से हम सोच रहे थे कि सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी वैसी नहीं हुई है, लेकिन सिचुएशन को इससे बेहतर तौर पे भी डील किया जा सकता था। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है, तो अब मुझे एक जो टर्म बार बार कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात की गई अपोजिशन की जानिब से, ये स्मार्ट लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, ये क्या चीजें? मुझे तो पहले तो ये समझाए ना कि ये चीजें क्या है। वज़ीर आज़म साहब ने इससे पहले हमने सुना था कि या लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता, नहीं होता। ये टारगेटेड लॉकडाउन, हाँ जी, स्मार्ट लॉकडाउन और फिर अब मुकम्मल लॉकडाउन, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से काज़मी साहब ये हमारी कंफ्यूजन का नाम है। ये जो है ना ये स्मार्ट लॉकडाउन और टारगेटेड लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन और फलान लॉकडाउन और ढिमकान लॉकडाउन, ये सारी की सारी कंफ्यूजन है। देखें, वी हैड टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन, हमें लॉकडाउन करना है या नहीं करना, हम पहले दिन से ये डिसाइड कर लेते। ठीक है, हमने एक लॉकडाउन किया ही नहीं है। जब हमने वो लॉकडाउन पहला लॉकडाउन किया तो उसमें हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी, उसमें हमने बहुत सारी चीजें बंद कर दी। हालांकि तब जो अगर हम ज़हनी तौर पे क्लियर होते तो जहां पे मतलब अब एसओपीज के तहत हम चीजें खोल रहे हैं, जैसे कि वो मार्केट जहां पे चीजें एक्सपोर्ट के लिए रेडी होती हैं तो उन्हें हमने खोला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर तरीके से खोला, तो इन्हें पहले दिन से भी खोला जा सकता था। लेकिन हमने बस हो चुके कंफ्यूजन का शिकार था कि करना है या नहीं करना। अच्छा देखिए काज़मी साहब, करना है तो उसके भी फवायद हैं और कुछ उसके साथ नुकसानात हैं, और अगर नहीं करना है तो उसके भी फवायद थे और कुछ नुकसानात थे, लेकिन हम बीच में लटकते रहे हैं। तो ये जो सेमी लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, कम लॉकडाउन, लॉकडाउन है या नहीं लॉकडाउन है, कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फर्क है, इस वजह से हमें जो है ना वो काफी नुकसान उठाना पड़ा है और ये हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। अब आप नजमुल हसन, आप बाजा साहब, आप तो खुद भी अभी इस वक्त जो है ना लॉकडाउन में है। अब मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत कह रही है कि हम लाहौर में अब स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, तो आपने जो ऑब्जर्व किया है ये स्मार्ट लॉकडाउन, तो आपको क्या लग रहा है ये स्मार्ट लॉकडाउन कितना फायदेमंद होगा? अगर इससे जैसे कहा जा रहा है वैसे ही अप्लाई किया जाए तो फिर तो फायदेमंद है। ठीक है, क्या आपने ये सोचा कि देखें बेहतर जो मकामात हैं उन्हें खोल दिया जाए, जहां पर जो हॉटस्पॉट नहीं है उन्हें जो है वो खोल दिया जाए, जो हॉटस्पॉट हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। अगर तो इसी तरीके से जो है वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ पर उसी तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो इसका फायदा है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड काफ़ी सब सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। हमने यहाँ पे देखा कि इचरा बाजार बंद है लेकिन गुलबर्ग केनाल बाग बाजार खुला था। हमने ये देखा कि कुछ मार्केटें बंद हैं लेकिन कुछ मार्केटें खुली हैं। जहां पर आपकी SHO के साथ जिस दुकानदार की बनती है वो धड़ल्ले से जो है वो
दुकान खोल के बैठता है, जिस बेचारे की नहीं बनती है वो नहीं बैठ सकता है। तो एक इसका मतलब ये है कि आपने एक खास मेरिट पे चीजों को नहीं देख रहे हैं। जब आप देखिए कोरोना जो है ना वो ये देख के नहीं बैठेगा या देख के नहीं बैठेगा फलां या सच्चों के साथ बनती है, फलां के असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ बनती है या नहीं बनती है, ठीक है, उसकी नजर में ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, वो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के लगेगा। तो इन्होंने ऊपर के जो फैसले थे वो किसी हद तक बेटर थे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफी हद तक झोल है और काफी हद तक हमने कमजोरियां देखी। अच्छा, ये तो सारी बातें ठीक है नज़ीम, और मुझे एक जो बार बात कंफ्यूज की, और अब जाहिर सी बात है नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे, लाहौर में जब भी ताजरान ने बात की, इवन मिनिस्टर्स ने भी बात की, उन्होंने बार बार कहा छोटी मार्केटें बड़ी मार्केटें। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि छोटी मार्केट और बड़ी मार्केट में एक्चुअली फर्क है क्या, क्योंकि देखें अगर, क्योंकि लाहौर तो समझा जाता है कि वो एक किस्म की पंजाब की मेन जहां से पूरे मुल्क को जो है मुहैया किया जाता है माल, तो ये क्या छोटी मार्केटें और बड़ी मार्केटें ये क्या चीज है, मुझे ये भी समझाइएगा जरा। ये देखिए काज़मी साहब, फिर वही मैं इसी बात को, ये कंफ्यूजन की एक्सटेंशन है। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप जो है ना वो सही फैसला नहीं कर पाते हैं। मामला छोटी या बड़ी मार्केट का नहीं था, मामला ये था क्या आप इस काबिल हैं कि एसओपीज के तहत उन्हें खोला या बंद किया जा सके। देखिए एक मार्केट में 20 दुकानें हैं मिसाल के तौर पे, और उन 20 दुकानों के ऊपर अगर उतना ही रश होता है और लोग इसी तरह से आते हैं, लोग एसओपी फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या वहां पे कम चांसेस हैं कि वहां पर कोरोना नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, वहां पे डेफिनेटली चांसेस हैं कि कोरोना जो है ना वो स्प्रेड हो सकता है। इस तरह से बड़ी मार्केट में फर्ज करें 2000 दुकानें, ठीक है, और आपने उसे दुकानों को बंद कर दिया, तो फिर और उनमें से कुछ दुकानें खोली हैं, तो फिर वहां पे भी चांसेस हैं। कहने का मतलब ये है कि एक खास एसओपीज होने चाहिए जो छोटी बड़ी मार्केट के जो है ना वो उनसे उनको फर्क ना पड़ता हो, जहां भी पब्लिक इंटरेक्शन हो, जहां भी लोग आपस में मिलें, जहां पर भी पब्लिक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, चाहे वो बिजनेस में कर रहे हैं, रोजमर्रा के काम में कर रहे हैं, ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं या खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो वहां पे एसओपीज फॉलो होने चाहिए और होने चाहिए थे। अब जो हमें यास्मीन राशिद साहब की बात पे गुस्सा तो बड़ा आया कि हमें, क्योंकि मैं खुद लाहौर में रह रहा हूँ, तो पिछले 7-8 साल से तो मैं खुद भी आधा लाहौरी हूँ, तो हमें उनकी बात पे गुस्सा बड़ा आया कि जी लाहौरी जाहिल हैं दिस एंड दैट, और हमने बड़ा उस पर रिटेलिएट भी किया, बनता भी था। लेकिन हमें अक्लमंदी से सोचना चाहिए कि हमारे डिसीजन और हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है और फिर हमारी जो पब्लिक की सोच है, क्या वो यास्मीन राशिद की बात है क्या वो पूरी नहीं उतरती है हम पे? अगर हम गौर से देखें तो किसी ना किसी हद तक पूरी उतरती भी है, लेकिन फिर भी वो एक मिनिस्टर है, उन्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन सच्ची बात है, बात यही है। चले, वो तो एक लहरा डिबेट है कि उन्होंने किस तरह की बात की या कैसी, वो भी खैर एक बड़ा ट्रेंड रही लास्ट में। अच्छा, मुझे अब नज़र आखिरी लम्हात में मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने अब जो हिकमत अमली अपनाई है, तो क्या आप इसको कामयाब होता देख रहे हैं कि हुकूमत आज, क्योंकि काबीना का इजलास भी हुआ वज़ीर आला साहब की, उस्मान बुज़दार की ज़ेर निगरानी, तो उन्होंने कहा कि अब फिर अवाम से अपील की गई कि आप हमारा साथ दें, और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि जनाब हम अपने जो कर्फ्यू है और जो कर्फ्यू आवर्स हैं इसको बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो ये क्या दो चीजें मुतजाद नहीं? अच्छा, ये काज़मी साहब आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें तजाद तो है, लेकिन अगर हम पंजाब का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं दूसरे सूबों के साथ, देखें हमें सबसे बड़ा इस टाइम पंजाब का कंपैटिटर है सिंध, ठीक है। हम मुल्क के अंदर जरा परफॉर्मेंस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा काज़मी साहब के सिंध में उन्होंने सबसे पहले बड़ा सख्त कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन करने की कोशिश की, जो कि नाकाम हुआ, जिससे जो देखें एक बड़ी तादाद गुरबा की है। इस बात को जब इमरान खान ये कहते हैं कि जी हम झुग्गियों में, कच्ची बस्तियों में, मोहल्लों में कैसे खाना पहुंचाएंगे, तो हम उनकी बात का मजाक तो उड़ाते हैं कि देखिए जी आप गवर्नमेंट में, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग और ये बहुत ही मुश्किल चीज है। और ये पंजाब इस बारे में पहले दिन से क्लियर रहा है कि नहीं, हमें उस किस्म का सख्त लॉकडाउन नहीं करना है।
और फिर देखें कि हम आज अगर पंजाब और सिंध का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजों में जो है वो शुरू में लीड ली सिंध ने और पंजाब ने उसे फॉलो किया, लेकिन उसके बाद पंजाब की जो सूरत हाल है या जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कांस्टेंट चली और फिर सिंध को बहुत सारे मामलों में फॉलो करना पड़ा पंजाब को। तो ये एक जो कंसिस्टेंसी है उसने पंजाब की जो है वो सूरत हाल को बेहतर रखा है। और फिर केसेस में भी ज्यादा फर्क नहीं है, सिंध और पंजाब के केसेस अब तकरीबन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे चूंकि दाद देनी पड़ेगी यहाँ की इंतजामिया को, यहाँ की काबीना को और किसी हद तक जनाब वज़ीर आला साहब को भी कि उन्होंने मेंटेन की है कंसिस्टेंसी, उतना कंफ्यूज नहीं रहे कि भाई इधर वी हैव टू गो और नॉट। तो ये कुछ जो है ना वो बेहतरी की सूरत हाल रही है। लेकिन नजम बिल्कुल ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन इससे एक और मैंने क्वेश्चन एक्सपेक्ट जो आपसे पूछना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि वजीर आला पंजाब यानी कि उस्मान बुज़दार साहब बेटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं एज कम्पेयर टू अपोजिशन। कह रही है कि जनाब मुराद सही साहब पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि मुराद अली शाह साहब से अच्छा कोई इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन आप तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं और आपकी बात है कई जो मुस्लिम लीग नून के हमारे देखने वाले हैं वो काफी नालां भी होंगे। देखिए मैं जो जिस रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं सिर्फ विद रेफरेंस टू द कोरोना मैनेजमेंट बात कर रहा हूं। बहुत सारे मामलों में ये बात दुरुस्त है कि मुराद अली शाह ने अपने आप को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया है। अच्छा काजी साहब एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ। हमारे यहाँ ना यहाँ पे सोसाइटी में अगर आपने डेफिनेटली आपने जो है वो मुख्तलिफ जो पुलिस केसेस की बैठकें हैं जिन्हें पंचायतें कहा जाता है वो अटेंड की हो तो वहां पे टर्म बोली जाती है। वो ये कहा जाता है कि केस वो नहीं जीतता है जो कि सच्चा होता है, केस वो जीता है जो अपने अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट करता है। इसी तरह से लॉ में एक टर्म बोली जाती है द लॉ इज फॉर विजिलेंट, ठीक है। तो कितना केस आप इतना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं ये आपकी जो है ना वो केस को जीतने में बड़ा मददगार साबित होता है। तो सिंध ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का केस बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं। मुराद अली शाह बड़ा अच्छा बोलते हैं, उन्हें अपने केस को और अच्छा प्रेजेंट करना आता है। लेकिन देखिए जब मैंने इसको न्यूट्रल होके एडमिनिस्ट्रेटिवली विद रेफरेंस टू कोरोना स्टडी करने की कोशिश की तो मुझे ये समझ आया कि बहुत सारी चीजों में बड़ा तहम्मुल के साथ पंजाब की इंतजामिया ने और खासतौर पर काबीना ने बड़े तहम्मुल के साथ फैसले लिए हैं और उसके जो है ना मुस्बत असरात भी हमने देखे हैं। नजमुल हसन बाजवा साहब, आपका न्यूज अलर्ट को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आपने इतना अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द नजमुल हसन साहब को न्यूज अलर्ट के प्लेटफॉर्म से भी देखेंगे और ये आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए न्यूज अलर्ट। थैंक यू वेरी मच।